Everyone, welcome to EduTap. So, in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic types of negotiable instruments. So, हमारे पास बेसिकली अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 तीन टाइप के मेजर हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. वन इज प्रोमिसरी नोट, सेकंड इज योर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड थर्ड इज चेक्स. तो अगर हम प्रोमिसरी नोट की बात करें तो प्रोमिसरी नोट में आप बैंक नोट्स को नहीं काउंट कर सकते, करेंसी नोट्स को नहीं काउंट कर सकते. ये एक तरीके की अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है जिसमें डेटर क्रेडिटर को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें एक सर्टेन सम पे करूंगा एक सर्टेन डेट पे. तो मान लो कि मैंने आपसे सामान लिया उधार पे और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मैं आपको बोलती हूँ कि मैं बाद में पैसे दूंगी, लेकिन प्रूफ भी तो चाहिए. तो मैं जो कि डेटर हूँ जिसने आपका पैसा वापस करना है, मैं आपको एक रिटर्न में प्रॉमिस दूंगी एक इंस्ट्रूमेंट पे, जिसमें आपको प्रॉमिस करूंगी कि मैं एक सर्टेन डे पे सर्टेन अमाउंट आपको पे करूंगी. तो सर्टेनिटी होना जरूरी है. तो प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? डेटर बनाता है. तो ड्रॉर कौन होता है? डेटर होता है जिसने पैसे देने होते हैं. ओके. सिमिलरली हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज आता है. बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर इज द ड्रॉर. क्रेडिटर इंस्ट्रूमेंट बनाता है, क्रेडिटर ड्रॉर होता है. तो सेम अगर सिचुएशन है कि मैंने आपसे उधार पे सामान लिया, तो मैं आपको बोलती हूँ कि सर मैम मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगी. तो आप बोलते हो ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए. तो आप जो कि क्रेडिटर हो, आप एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट बनाओगे जो कि एक अनकंडीशनल ऑर्डर होगा. आप मुझे रिटर्न में ऑर्डर करोगे कि मैं आपको 3 महीने बाद एक सर्टेन अमाउंट पे करूं. तो आप मुझे वो बना के देंगे, आप साइन करके मेरे पास भेजेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, और मैं साइन करके मैं एक्सेप्ट कर लूंगी कि यस मैं आपको पे करूंगी. तो ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है. तो बेसिकली जो प्रोमिसरी नोट होता है वो डेटर बनाता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो क्रेडिटर बनाता है. तो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग जिसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है कि एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन पर्सन को पे किया जाएगा एक सर्टेन डेट पे. तो राइटिंग में होना जरूरी है. इसमें ड्रॉर साइन करता है और ड्रॉई भी उसको एक्सेप्ट करता है. सामने जो डेटर है वो भी रिटर्न में साइन करके एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं पे करूंगा. सो इस सिचुएशन में आप देखिए, ड्रॉर, ड्रॉई, पे, तीन पार्टीज हो सकती हैं. प्रोमिसरी नोट में क्या होता है? एक बनाने वाला ड्रॉर और जिसको पेमेंट होनी है वो पे. बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज हो सकती है. एक जिसने बनाया, क्रेडिटर. एक जिसने एक्सेप्ट किया कि यस मैं पेमेंट करूंगा, ड्रॉई. एक पे जिसको पेमेंट मिलनी है. ड्रॉर ऐसा भी बोल सकता है कि आप मुझे ही पेमेंट कर दो, या वो ऐसा भी बोल सकता है कि तुम मुझे मत पे करो, तुम रोहन को पे कर दो. रोहन पे ही बन गया. तो ड्रॉर और पे सेम पर्सन भी हो सकते हैं, सेपरेट पर्सन भी हो सकते हैं. इसमें एक डेफिनेट सम होता है, इसकी प्रॉपर स्टैंपिंग होती है, क्लियर ऑर्डर होता है मनी पे करने का. या तो जो ड्रॉर है उसको पेमेंट आता है, या उसके कहने पे किसी और को पे बना के उसके पास पेमेंट आता है. तीसरा जो हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो है चेक. चेक एक टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, लेकिन इसमें जो ड्रॉई होगा वो हमेशा एक बैंक होगा. जब भी आप एक चेक साइन करते हो, प्रेजेंट कहाँ पे होता है? बैंक में प्रेजेंट होता है, बैंक पेमेंट करता है. तो इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर. बिल ऑफ एक्सचेंज में तो किसी भी इंसान के नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज बन सकता है, लेकिन जो चेक होता है इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर, एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, एंड इट इज पेबल ऑन डिमांड. जब भी चेक प्रेजेंट होगा बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, अगर चेक अच्छे से बना है. आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक आते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, और ट्रंकेटेड चेक्स हैं. पहले क्या होता था? फिजिकल चेक मैं बैंक में प्रेजेंट करती थी, वो फिर फिजिकल चेक क्लियरिंग हाउस के पास जाता था, फिर वो फिजिकल चेक आगे पेमेंट करने वाले बैंक के पास जाता था. लेकिन अब क्या है, मैंने जाके बैंक के पास चेक प्रेजेंट किया, बैंक उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज कैप्चर करके क्लियरिंग हाउस को भेजेगा, जो फर्दर आगे पे करने वाले बैंक को भेजेगा. फिजिकल मूवमेंट की अब जरूरत नहीं है. ठीक है. तो जो क्लियरिंग हाउस होते हैं रेफर्स टू क्लियरिंग हाउस इज मैनेज बाय आरबीआई और एनी अदर क्लियरिंग हाउस रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई. तो चेक की क्लियरिंग के लिए आरबीआई का परमिशन होना जरूरी है क्लियरिंग हाउस के पास. आरबीआई का रिकॉग्निशन होना जरूरी है क्लियरिंग हाउस बनने के लिए. वहां पे चेक प्रोसेस होते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली अब तो सेटल होते हैं. तो ये तीनों हमें एक जैसे लग सकते हैं, तो इनकी हम थोड़े से डिफरेंसेस देख लेते हैं. प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज होती है, मेकर या ड्रॉर, एंड द पे जिसको पेमेंट मिलनी है. बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज हो सकती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे. प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द मेकर. बनाने वाला खुद को थोड़ा प्रॉमिस कर सकता है कि मैं मेघा खुद को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं खुद को पे करूंगी. नहीं, आप किसी को प्रॉमिस करोगे. बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बनाता है ड्रॉर है, वो बोल सकता है
कि आप मुझे पेमेंट करो, कि आप मुझे पेमेंट करो। और कम से कम 2 पार्टीज रहती है, मैक्सिमम 3 पार्टीज हो सकती हैं। दोनों अनकंडीशनल होते हैं। प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। प्रॉमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, मुझे आपको पे करना है, मैंने प्रॉमिसरी नोट बना के साइन कर दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको पैसे पे करने हैं, आप मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दोगे बना के, मैं भी उस पे साइन करूंगी, आप भी साइन करोगे, मैं भी साइन करूंगी, तभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। प्रॉमिसरी नोट में मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी होती है पेमेंट करने की। बिल ऑफ एक्सचेंज में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है पेमेंट करने की, ड्रॉई की, जिसने एक्सेप्ट किया था कि मैं पेमेंट करूंगा। तो मान लो ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, बी ने एक्सेप्ट किया, तो इसमें ये लिखा है ए ने बी को बोला कि तुम एक सर्टेन डेट पे सी को पे कर दोगे। ठीक है, तो सी हो गया पे। अब डेट आने पे सी को पे करने की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बी की। बी ने नहीं पे किया तो फिर ए को पे करना पड़ेगा, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी है अगर बी नहीं पे करता। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट अगर कल डिसऑनर हो जाता है तो नोटिंग और प्रोटेस्टिंग करवाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि नोटरी के पास जाके नोटिंग करवाना, सर्टिफिकेट बनवाना डिसऑनर का जरूरी हो जाता है, जिसे हम प्रोटेस्टिंग बोलते हैं। प्रॉमिसरी नोट में डिसऑनर का नोटिस कंपलसरी नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो नोटिस ऑफ द डिसऑनर है वो रिक्वायर्ड होता है बाय होल्डर टू द ड्रॉर। तो होल्डर ड्रॉर को नोटिस भेजता है कि देखो जी ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपका डिसऑनर हो गया। ठीक है, दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को अगर हम कंपेयर करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज किसी पर्सन पे भी ड्रॉ कर सकते हो, फर्म पे भी ड्रॉ कर सकते हो, चेक हमेशा बैंक पे ड्रॉ होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में सामने वाली पार्टी का बिल को एक्सेप्ट करना जरूरी है, जो पार्टीज इन्वॉल्व है। चेक में कोई एक्सेप्टेंस वाली बात नहीं होती, मैंने चेक ड्रॉ किया बैंक में प्रेजेंट कर पेमेंट हो जाएगा। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है कि जब प्रेजेंट किया तब पेमेंट करो, या एक सर्टेन डेट भी हो सकती है। चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है कि 3 महीने की वैलिडिटी में कभी भी प्रेजेंट करो पेमेंट मिल जाएगी। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, प्रेजेंटेशन के बाद 3 दिन के ग्रेस पीरियड होते हैं। चेक में ग्रेस पीरियड का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो गया तो नोटिस ऑफ डिसऑनर रिक्वायर्ड होता है, चेक में नोटिस ऑफ डिसऑनर कंपलसरी नहीं होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चेक में क्रॉसिंग करने का, ऐसे 2 लाइंस लगा के चेक क्रॉस्ड होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में मे रिक्वायर स्टैंपिंग, चेक में स्टैंपिंग का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी ड्रॉन पेबल टू बेयरर, आप ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बना सकते हो कि जिसके हाथ में बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका हो गया, किसी का नाम होता है उसके नाम का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बेयरर चेक होते हैं, मेरे पास चेक है मेरा हो गया, आपके पास चेक है आपका हो गया, तो बेयरर चेक हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का जो पेमेंट है काउंटरमेंट नहीं हो सकता, एक बार बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज तो पेमेंट होगा। चेक में आप स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन लगा सकते हो अपने बैंक को कॉल करके। ठीक है, तो एक कुछ और डेफिनेशंस है जो हमें पता होना चाहिए, अगेन रिवाइज हो जाएगा। तो ड्रॉर जो होता है, जो बनाता है बिल ऑफ एक्सचेंज को या चेक को या प्रोमिसरी नोट को, उसको ड्रॉर बोलते हैं। ठीक है, एक होता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, इफ अ पर्सनस नेम इज गिवन इन एडिशन टू द ड्रॉई, ड्रॉई के नाम के अलावा किसी और का एडिशनल नाम दिया है ऑन द बिल और ऑन एनी एंडोर्समेंट टू बी यूज्ड इन केस द ओरिजिनल ड्रॉई फेल्स टू फुलफिल ऑब्लिगेशन। तो देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, ड्रॉई को पेमेंट करना होता है, लेकिन अगर ड्रॉई बाय चांस डिफॉल्ट कर जाता है तो कई बार एक ड्रॉई इन केस ऑफ नीड होता है कि अगर ये मेन ड्रॉई फेल हो गया तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड के पास जा सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्टर कौन होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉई जो एक्सेप्ट करता है कि यस मैं पेमेंट करूंगा। एक होता है एक्सेप्टर फॉर ऑनर, इन केसेस वेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस or better security and someone accepts it supra protest to honor the drawer or any of the endorsers, that person is termed as the acceptor for honor। देखो कई बार क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफॉल्ट हो गया, उसकी नोटिंग हो गई, तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन उस बिल को ऑनर कर देता है डिफॉल्ट के बाद तो वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर हो जाता है। तो अगर नोटिंग हो गया, प्रोटेस्टिंग हो गया, या इवन फॉर बेटर सिक्योरिटी कोई एक्सेप्ट कर लेता है टू ऑनर द ड्रॉअर, या किसी एंडोर्सर को ऑनर करने की, चलो मैं पेमेंट कर देता हूँ, वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर हो जाता है। पेई कौन होता है, वो पर्सन जिसको पेमेंट मिलनी होती है वो पेई रहता है।
ठीक है। तो अभी बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा कैब का जो मास्टर कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। एबीएम, बीएफएम, एबीएम, बीआरबीएल चारों कंपोनेंट्स करवाए जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, एग्जाम से जस्ट पहले 10 लाइव क्लासेस भी होंगी, नोट्स भी अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। वैसे तो कैब 75 कोड है, लेकिन अभी अगर आप इमीडिएटली देखेंगे तो आईएबीएफ कोड के थ्रू आपको 80% ऑफ भी मिल सकता है। ओके, तो एडवांस में प्रिपरेशन करेंगे तो दैट विल बी बेटर। चलिए तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रंकेटेड चेक्स? इट इंक्लूड्स ऑलवेज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, हमेशा होता है? नहीं। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स? नो। इट डज नॉट रिक्वायर आरबीआई रिकॉग्निशन फॉर क्लियरिंग हाउसेस? नहीं, क्लियरिंग हाउसेस को तो हमेशा आरबीआई रिकॉग्निशन चाहिए। इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट ऑफ चेक, तो ये सही है। ट्रंकेटेड चेक में इलेक्ट्रॉनिकली सेटलमेंट हो जाती है, आप फिजिकली चेक एक बार प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इमेज ही उसका मूव करता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।